ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 41। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सुहानी का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। द्रांश सुहानी के करीब जाकर उसे गोद में उठा लेता है। सुहानी द्रांश को पकड़ लेती है और उसे देखने लगती है। द्रांश का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो सुहानी को कमरे से बाहर ले जा रहा था। द्रांश चलते चलते एक रूम में पहुंचता है। वो रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अंदर सामने देखकर सुहानी हैरान हो जाती है और हैरानी से ही द्रांश को देखती है। सामने उसके पापा और उसकी सौतेली माँ थी, जिसे बांधा गया था। द्रांश सुहानी को धीरे से खड़ा करता है और उसके कान में धीरे से कहता है, योर पनिशमेंट। तुम्हें चाहे जितना भी दर्द हो, तुम इन दोनों को तब तक मारोगी जब तक ये बेल्ट टूट नहीं जाती। सुहानी द्रांश को हैरानी से देखती है और जल्दी से नाव में सिर हिलाती है। द्रांश सुहानी के हाथ में बेल्ट रखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बेल्ट की मार तुमने कभी खाई नहीं है क्या? द्रांश की बात सुनकर सुहानी की आंखों के सामने वो सब कुछ दिख रहा था जो उसने सहा था। उसके खुद के पापा किस तरह उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई की बात सुनकर सुहानी को बेल्ट से मारते थे, वो भी जब सुहानी सिर्फ 5 साल की थी। उसके पापा ने पहली बार बेल्ट से मारा था। सुहानी तड़प तड़प कर रो रही थी। सुहानी की माँ उसे 2 साल की उम्र में ही छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद तो सुहानी की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। द्रांश सुहानी के चेहरे को बड़ी ही गौर से देख रहा था। वो सिर टेढ़ा करके सुहानी के झुके चेहरे को देखता है, फिर कहता है, लिटिल लैम्ब नाउ गो। सुहानी अपनी उन दर्द भरी चीखों को याद कर रही थी। उन दर्दों को याद करते हुए सुहानी के कदम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। सुहानी हल्का लंगड़ाकर चल रही थी, पर उसे इस वक्त दर्द नहीं हो रहा था। अभी जो वो दर्द सह रही थी, वो दर्द उसके लिए पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं था। द्रांश पीछे होते हुए दीवार से सट जाता है। उसकी पीठ दीवार से लगी थी। एक पैर उसने दीवार पर रखा था। द्रांश सिगरेट और लाइटर निकालता है। द्रांश सिगरेट को मुंह में रखकर लाइटर से जलाता है और सिगरेट के कश लेते हुए वो सामने बिना भाव के देखने लगता है। सुहानी को अपने इतने करीब आते हुए देखकर उसके पापा उससे कहते हैं, सुहा, सुहा बेटा, देख ऐसा नहीं करते, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकती हो? बेल्ट देखकर ही उन दोनों को डर लग रहा था। वो बहुत ही ब्रांडेड बेल्ट था जो इतनी आसानी से तो नहीं टूटने वाला था। अपने पापा की कही बात को सुनकर सुहानी की आंखों से खून बहने लगते हैं। सुहानी अपने दर्द को याद करते हुए रोते हुए अपने पापा से कहती है, मैं बस 5 साल की छोटी बच्ची थी पापा, तब आपने ऐसे ही मुझे बेल्ट से बहुत मारा। पापा मुझे दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल रही हो, पर आप नहीं माने। आपने मुझे तब तक मारा जब तक आपके हाथ नहीं थके। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या उस वक्त आपको ये याद नहीं आया कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी छोटी सी सुहा हूँ? सुहानी बस रोते हुए बोल रही थी, वहीं दोनों की नज़र तो बस बेल्ट पर थी। दीवार से टिककर खड़ा द्रांश एकदम से ही कहता है, लिटिल लैम्ब, मैंने तुम्हें बात करने के लिए नहीं कहा। सुहानी अपनी आंखें बंद करती है और अपने साथ हुए सारे अत्याचार को याद करती है। सब कुछ इतना खतरनाक था कि किसी की भी रूह कांप उठे। सुहानी अब अपने मन को पूरा मजबूत करती है और झटके से आंख खोलकर बेल्ट को घुमाती है। अब उस कमरे में बेल्ट की तेज आवाज़ के साथ दोनों की ही चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसी चीखें जो किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दें। 2 घंटे बाद सुहानी पूरी पसीने से भीग चुकी थी। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। सुहानी रुककर बहुत ही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके पापा और सौतेली माँ की लाश जैसी हालत हो चुकी थी। दोनों बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, पर अब भी बेल्ट अब तक टूटा नहीं था। सुहानी गहरी गहरी सांस ले रही थी। द्रांश वैसा ही दीवार से टिककर खड़ा था और बस सिगरेट के कश लेते हुए सुहानी को देखता जा रहा था। सुहानी लंबी लंबी सांस लेते हुए अचानक ही बेहोश हो जाती है। द्रांश सुहानी को तब तक बिना भाव के देख रहा था जब तक द्रांश की सिगरेट खत्म नहीं होती। वो वैसा का वैसा ही सुहानी को फर्श पर गिरा हुआ देखता रहता है। सिगरेट खत्म होते ही वो अपने कदम बढ़ाते हुए सुहानी के पास चला जाता है। वो एड़ियों के बल बैठता है और सुहानी के बालों को चेहरे से हटाकर उसके बेहोश चेहरे को देखता है। द्रांश अब सुहानी को गोद में उठाकर वहां से जाते हुए कहता है, कल सुबह तक मुझे इनकी यहाँ लाश मिलनी चाहिए और ये बेल्ट टूटा हुआ होना चाहिए। वहां पर खड़े 2 बॉडीगार्ड सिर झुकाकर द्रांश को हाँ में जवाब देते हैं। द्रांश अब उस कमरे से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर पूरी फैमिली डिनर पर गए थे, एक ऐसी जगह जहां चारों ओर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली थी। 4-4 लोगों के लिए टेबल सेट की गई थी। आदित्य, काव्या, ध्रुव और श्रेष्ठा एक साथ बैठे थे। अर्जुन, प्रीत, अनुराग और सपना साथ बैठे थे।
रोहान, सौरा, स्वर्णा और अप्रीता साथ थे। ध्रुवंश और रोनी साथ में बैठे थे जैसे दोनों सिंगल हों। सभी बहुत ही खुशी से डिनर कर रहे थे। ध्रुवंश सभी तरफ नजरें घुमाकर देखते हुए कहता है, यार रोनी, हम दोनों ही सिंगल क्यों बैठे हैं? ऐसा फील हो रहा है जैसे हम दोनों ही अखंड सिंगल हों। रोनी खाते हुए ध्रुवंश से कहता है, भाभी को बुला लेते। ध्रुवंश फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, वो आना चाहे तब तो, मतलब अजीब ही है। पहले जब मैंने कमिटमेंट नहीं किया था तब तो वो फैमिली से मिलने के लिए रोज आती थी, लेकिन अब उसे फैमिली से प्रॉब्लम हो रही है। रोनी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या मतलब? ध्रुवंश खाने को मुंह में लेकर कहता है, मतलब मैं उसे जब भी फैमिली वाली बात बोलता हूँ तो तुरंत आने के लिए मना कर देती है। ऐसा लगता है जैसे फैमिली से मिलेगी तो उसका कुछ हो जाएगा, बस वो मुझे अकेले मिलने के लिए बुला लेती है। रोनी बहुत ही गौर से उसकी बातों को सुन रहा था। ध्रुवंश फिर से फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, इससे अच्छा तो सिंगल ही रह लो, तुम्हारी तरह, कोई टेंशन ही नहीं है। यार तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी? इतने अच्छे फेस फीचर्स हैं, बॉडी भी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारी स्माइल भी तो कितनी प्यारी है। ध्रुवंश के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर रोनी को खांसी आ जाती है। रोनी ध्रुवंश को घूर कर कहता है, तू मुझे इतना नोटिस करता है? ध्रुवंश आराम से चेयर पर टिक कर बैठकर कहता है, इसमें नोटिस जैसा क्या है? आंखें हैं तो देखने के लिए। वैसे मुझे याद है तू एक लड़की से फेसबुक पर बात किया करता था ना? ये सुनते ही रोनी के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। रोनी उस बात को इग्नोर करते हुए कहता है, वो बहुत पुरानी बात है जो बीत कर खत्म भी हो चुकी है। ध्रुवंश रोनी के एक्सप्रेशंस को अच्छे से नोटिस करता है। रोनी के एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। उसकी आंखों में छिपा हुआ दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन रोनी उसे नाकामयाब कोशिश करता जा रहा था। रोनी छोटी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर बिखेर कर कहता है, ऑनलाइन लव जैसा कुछ नहीं होता यार, वहाँ सिर्फ प्यार का मजाक बनता है। इतना बोलते ही रोनी धीरे से हंस देता है। ध्रुवंश उसे पूछना तो चाहता था लेकिन वो पूछ नहीं पाता। उसे अभी से साफ पता चल रहा था कि रोनी ने किस तरह से खुद को संभाल कर रखा हुआ है। अगर ध्रुवंश ने उससे कुछ भी पूछा तो वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। ध्रुवंश अब दूसरी बातों में लग जाता है। बात करते हुए उसकी नज़र अचानक एक तरफ जाती है। उधर देखकर ध्रुवंश के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो अपनी जगह से उठता है, तभी कोने में खड़ा इंसान ध्रुवंश को देख लेता है। ध्रुवंश को देखते ही वो वहां से जाने लगता है। उसे जाते देख ध्रुवंश जल्दी से भागते हुए उस ओर जाता है। ध्रुव भी ये देखकर ध्रुवंश को बुलाता है, पर जब ध्रुवंश नहीं रुकता तो ध्रुव भी उठकर उसके पीछे जाता है। काव्या दोनों को देखकर कहती है, ये अंश ऐसे क्यों भागा? आदित्य भी दोनों को ही देखने लगता है, पर उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। ध्रुवंश भागते हुए समंदर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि सभी इस वक्त उसके सामने ही थे। ध्रुवंश उस तरफ उस इंसान को देखने लगता है। ध्रुव भी ध्रुवंश की नजरों को नोटिस करते हुए सब तरफ देखता है, फिर कहता है, क्या हुआ लॉयन, तुम किसे ढूंढ रहे हो? ध्रुवंश पलटकर ध्रुव को देखता है, फिर एकदम से कहता है, डॉक्टर। डैड, वो डॉक्टर फिर से आ गया। ध्रुव कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है, फिर कहता है, कौन सा डॉक्टर? ध्रुवंश ध्रुव की ओर मुड़कर कहता है, वही डॉक्टर जिसने ममा के साथ। वो इतना ही बोलता है कि इसकी नज़र आदित्य पर जाती है। आदित्य भी अभी अभी यहाँ पहुंचा था, उसके साथ अव्यान भी था। ध्रुवंश की नज़र आदित्य से होकर अव्यान पर जाती है, जो उसे मुंह बंद रखने के लिए कह रहा था। ध्रुवंश तुरंत अपनी बात को बदलते हुए कहता है, वो मेरा मतलब है जिसने ममा का इलाज किया। ध्रुव ध्रुवंश को शक भरी नजरों से देखकर कहता है, इसके लिए तो तुम इस तरह भागकर नहीं आते। क्या बात है, सच बताओ। ध्रुवंश अपनी सफाई देते हुए कहता है, डैड आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगा। ध्रुव का शक अब भी कम नहीं हुआ था, और न ही वो ध्रुवंश के जवाब से सेटिस्फाइड था। ध्रुव कुछ बोलने को होता है कि उससे पहले ही आदित्य ध्रुव के कंधे पर हाथ रख लेता है। ध्रुव मुड़कर आदित्य को देखता है। आदित्य अपनी आंखों से ही ध्रुव को पूछने के लिए मना कर देता है। ध्रुव आदित्य की बात मानकर अब कुछ नहीं बोलता। सिंघानिया विला। सभी लोग अब घर आ चुके थे। अव्यान रुद्र के साथ स्टडी रूम में बैठा था। दोनों बहुत ही शांति से बैठे थे। ध्रुवंश भी खिड़की पर बैठकर अंधेरी रात को देखते हुए सिगरेट के कश ले रहा था। रुद्र अपनी नज़र उठाकर अव्यान को देखता है, जो हद से ज़्यादा ही शांत था। रुद्र उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। अव्यान रुद्र की ओर देखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मुंह के शब्द से ज़्यादा एक दूसरे की आंखों को पढ़ना उन्हें अच्छे से आता था। रुद्र अव्यान की आंखों में देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ध्रुवंश भी अब दोनों को देखता है। दोनों को देखते हुए ध्रुवंश अपनी जगह से उठता है और सीधे कमरे से बाहर निकलकर आव्या के कमरे में जाता है, जहाँ आव्या बेड पर लेटी हुई टीवी पर कार्टून देख रही थी। ध्रुवंश सीधे जाकर बेड पर बैठ जाता है। आव्या उसे देखकर थोड़ा साइड होती है, क्योंकि वो फैलकर लेटी हुई थी। ध्रुवंश टीवी को देखता है, फिर आव्या को देखकर कहता है, ट्यूलिप आई वॉन्ट अ हग। आव्या को पहले तो अजीब लगता है, पर फिर कुछ सोचते हुए वो कहती है, मेरे बच्चे को हग चाहिए, कम बेबी। इतना बोलते ही वो उठकर अपने हाथ फैला देती है। ध्रुवंश जल्दी से आगे बढ़कर आव्या को हग कर लेता है। ध्रुवंश आव्या की पीठ पर हाथ रखकर सुकून से आंखें बंद कर लेता है। जिस तरह से अव्यान और रुद्र बेस्ट फ्रेंड थे, वैसे ही ध्रुवंश के लिए सिर्फ एक आव्या ही थी जो उसकी बहन भी थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। आव्या और ध्रुवंश कुछ पल बाद अलग होते हैं। आव्या ध्रुवंश के गाल पर हाथ रखकर कहती है,
क्या हुआ अंश, सब कुछ ठीक है ना? ध्रुवंश आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, अब ठीक है। इतना बोलते ही वो बेड पर लेट जाता है। आव्या इस वक्त टॉम एंड जेरी कार्टून देख रही थी। ध्रुवंश आराम से लेटते हुए कहता है, बचपन में हम ये कितना देखा करते थे। आव्या भी मुस्कुराते हुए लेटकर कहती है, हाँ हमारा फेवरेट जो था। इसी की तरह हम तो कभी कभी लड़ा करते थे। ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाता है। तभी उसकी नज़र आव्या की मांग में भरे सिंदूर पर जाती है और फिर उसके मंगलसूत्र पे। आव्या ने जो मंगलसूत्र पहना था उस पर AR लिखा हुआ था, जो रुद्र का ही दिया हुआ था। आव्या की रिंग पर भी उसी तरह से लिखा हुआ था। ध्रुवंश वो सब कुछ गौर करने के बाद आव्या के चेहरे को देखता है, जो अब फिर से कार्टून देखने में बिजी हो चुकी थी। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए कहता है, ट्यूलिप तुम रुद्र से कितना प्यार करती हो? आव्या उसके ऐसे सवाल सुनकर ध्रुवंश को अजीब तरह से देखती है। आव्या सीरियस होकर जवाब देती है, प्यार को नापा नहीं जा सकता अंश। ध्रुवंश कुछ पल सोचता है, फिर सवाल करता है, तुम रुद्र से ज़्यादा प्यार करती हो या मुझसे? आव्या हंसते हुए कहती है, ये कैसा बेतुका सवाल है अंश। ध्रुवंश बस उसे एकटक देख रहा था। आव्या उसे इतना सीरियस मोड में देखकर कहती है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तुम दोनों से ही बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। किसी एक को मैं चूज़ नहीं कर सकती। ध्रुवंश को सोचते हुए अब बिल्कुल चुप हो जाता है। वहीं स्टडी रूम में अब तक अव्यान और रुद्र साथ बैठे थे। तभी आदित्य वहाँ आता है और रुद्र को देखते हुए कहता है, मुझे अकेले में अयान से बात करनी है। रुद्र एक नज़र अयान को देखता है और फिर अपना फ़ोन उठाकर स्टडी रूम से निकल जाता है। आदित्य उसके जाने के बाद स्टडी रूम बंद करता है। अव्यान वैसा ही चुपचाप सोफे पर बैठा रहता है। आदित्य उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अव्यान को देखते हुए कहता है, मुझे सब कुछ जानना है। अव्यान आदित्य को बिना देखे कहता है, जानने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अव्यान के ऐसे जवाब से आदित्य के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो अपनी मुट्ठी को कस लेता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, फिर झट से खोलता है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आदित्य को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की नसें दिखने लगी थीं। आदित्य बेहद सर्द आवाज़ में कहता है, देखो अयान, मुझे अपनी वाइफी के मैटर में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। अव्यान अपनी जगह से उठकर बिना कुछ बोले जाने लगता है। तभी आदित्य जल्दी से आगे बढ़कर उसके कंधे को कसकर पकड़ लेता है। अव्यान अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, आपकी वाइफी मेरी भी ममा है। आदित्य तुरंत ही अव्यान के आगे खड़े होकर कहता है, स्टॉप इट। बेकार की बात नहीं सुननी मुझे बस तुम ये बताओ कि क्या हुआ था वाइफी के साथ। अव्यान एक गहरी सांस भरता है। वो आदित्य की ओर पलटता है। आदित्य की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। आदित्य की आंखों में दिख रहे गुस्से को अव्यान साफ तरीके से देख पा रहा था। अव्यान बस आदित्य को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। जितना अव्यान चुप था उतना आदित्य को गुस्सा आ गया। आदित्य का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो एकदम से ही गुस्से से अव्यान का कॉलर पकड़कर जोर से चिल्लाता है, से समथिंग डैम इट। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अव्यान आदित्य के हाथों को देखता है। आदित्य के हाथ अव्यान की कॉलर पर कस चुके थे। अव्यान अब अपनी सर्द नज़रों से आदित्य को देखकर कहता है, पापा डोंट डू दिस। आपका गुस्सा मेरे अंदर भी मौजूद है। आदित्य अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, सो क्या करोगे बोलो। इतना कहते ही आदित्य अव्यान को धक्का देता है। अव्यान एक कदम पीछे हो जाता है। आदित्य आगे बढ़ते हुए अव्यान के सामने खड़े होकर कहता है, गुस्सा तुम्हारे अंदर जितना भी हो, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारा बाप हूँ और हमेशा तुम्हारा बाप ही रहूँगा। एंड बाय द वे, तुम्हें मुझसे मेरी वाइफी के बारे में छुपाने का कोई हक नहीं है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को सर्द नज़रों से देख रहे थे। अव्यान आदित्य की आंखों में देखते हुए कहता है, गलती आपकी है। आपने 19 साल पहले अपनी वाइफी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर की होती तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। पापा आपको पता है मैंने अब तक आपसे ये क्यों छुपाया? क्योंकि आप ये सब जानने के काबिल ही नहीं है। अव्यान बस इतना ही बोलता है कि आदित्य उसके मुंह पर एक पंच मारता है। अव्यान का चेहरा एक ओर झुक जाता है। अव्यान वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। वहीं आदित्य ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। आदित्य फिर एक बार अव्यान के ऊपर चिल्लाता है, मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते, और मुझसे जबान लड़ाना बंद करो। जहाँ ये दोनों ही झगड़े करने में बिजी थे, वहीं रुद्र जब कमरे में जाता है तो आव्या और ध्रुवंश को एक बेड पर देखकर उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। रुद्र आगे बढ़ते हुए कहता है, बेबी गर्ल, मेरे अलावा तुम्हारे साथ कोई बेड पर रहे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुद्र की आवाज़ सुनकर ध्रुवंश और आव्या एक साथ उसे देखते हैं। रुद्र आव्या और ध्रुवंश के पास जाता है। आव्या रुद्र से कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? रुद्र ध्रुवंश को घूरता है, जो आव्या के बहुत ही पास बैठा था। ध्रुवंश भी कम नहीं था। रुद्र को देखकर वो आव्या का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुवंश रुद्र को चिढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ता था। रुद्र ध्रुवंश के हाथ को घूरता है, फिर उसे देखकर कहता है, गेट आउट ऑफ फ्रॉम दिस रूम। ध्रुवंश तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है कर ले। रुद्र कुछ पल ध्रुवंश को देखता है, या यूं कहें कि घूरता है। ध्रुवंश जब वहीं उसी तरह से बैठा रहता है, ये देखकर रुद्र अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। आव्या उसे हैरानी से देखती है। वहीं ध्रुवंश भी हैरान हो जाता है, हैं ये क्या कर रहे हो? आव्या एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, जिस पर रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है,
तुम्हें प्यार करने वाला हूँ बेबी गर्ल। रुद्र की बात सुनकर आव्या तो अनकंफर्टेबल हो ही जाती है। उसके साथ ध्रुवंश भी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ध्रुवंश तुरंत कॉल का बहाना बनाकर रूम से निकल जाता है। आव्या ध्रुवंश को जाते हुए देखती है। रुद्र जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और आव्या के पास आ जाता है। रुद्र आव्या के बगल में बैठता है। रुद्र की शर्ट के 4 बटन खुल चुके थे। आव्या ये देखकर जल्दी से उसकी बटन को लगाते हुए कहती है, अंश को बस अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर आ गया था। तुम उसे भगाने की कोशिश मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना बोलते ही आव्या रुद्र को देखती है, जो सामने की ओर देख रहा था। अब भी टीवी पर कार्टून चल रहे थे। रुद्र टीवी को देखते हुए ही कहता है, तुम ये बच्चों वाली चीज़ें देखती हो। रुद्र ने इस वक्त आव्या की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। आव्या ये समझकर सिर हिला देती है। रुद्र आव्या को देखता है पर कुछ नहीं बोलता। फिर वो भी बेड से टिककर बैठ जाता है। रुद्र भी आव्या के साथ कार्टून देखने लगता है। आव्या रुद्र के कंधे पर सिर रख लेती है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेती है। रुद्र चुपचाप था। आव्या उसके कंधे पर ठहरी कहती है, मैं तुमसे पूछना भूल गई रुद्र, मैं अब अपने हॉस्पिटल में फिर से काम करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे वहीं रहना है और घर पर रह रहकर मैं बोर हो जाऊंगी। रुद्र आव्या के हाथ को चूमते हुए कहता है, पहले हम अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से स्टार्ट कर लें। फिलहाल 2 महीनों के लिए हम हनीमून पर जाएंगे। उधर से आने के बाद 2 महीनों तक घर में अच्छे से रहेंगे, फिर करियर के बारे में सोचेंगे। आव्या तुरंत कहती है, सोचेंगे मतलब? रुद्र, मुझे सोचना नहीं है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है। ठीक है, हम 4 महीने के लिए हॉलीडे पर रहेंगे, उसके बाद मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँगी। रुद्र का अब कोई जवाब नहीं आता। आव्या उसके इस रिएक्शन को समझ नहीं पाती। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि रुद्र ने कुछ सोचा है या बाद में कुछ बोलेगा। आव्या एकदम से कहती है, एक बात और, तुम इसके लिए मुझ पर कोई रोक टोक नहीं कर सकते। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मैं अपने कैरियर के लिए तुमसे लड़ भी सकती हूँ, क्योंकि तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी कैदी हूँ। तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगी। रुद्र अब आव्या को देखता है। आव्या उसके देखने से एक पल के लिए डर सी जाती है। रुद्र सर्द नज़रों से उसे देख रहा था। आव्या हकलाते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे लड़ जाऊंगी। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझसे ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा करियर तो बिल्कुल भी नहीं। एक बात याद रखना, अगर करियर की वजह से तुम अलग हुई तो मैं तुम्हारी सारा करियर बर्बाद कर दूंगा। आव्या बुरा सा मुंह बना लेती है और धीरे से कहती है, हर बात पर तुम मुझे धमकी क्यों देते रहते हो? ऐसा लगता है जैसे हमारी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज हुई है। रुद्र कुछ पल आव्या को के फेस को देखता है, फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, कभी भी नहीं। तुम्हें खोना मतलब मौत से भी बदतर जिंदगी मिलना, और ऐसी जिंदगी में कभी भी नहीं जीना चाहता। बोलते हुए रुद्र के चेहरे पर बस सीरियसनेस थी। आव्या भी उसकी बात सुनकर इमोशनल सी हो जाती है। वो अपनी आंखों के कोनों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। इतनी इमोशन भरी बातें भी इतना सीरियस कैसे बोल लेते हो तुम? रुद्र आव्या के बालों को उसके चेहरे से हटाता है और धीरे से उसके माथे पर किस कर लेता है। आव्या अब सुकून से उसके सीने में छिप जाती है। टीवी पर कार्टून अब भी चल रहे थे। रुद्र टेबल से रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता है। कुछ देर तक पूरे कमरे में शांति फैल जाती है। रुद्र आव्या के बालों को धीरे धीरे से सहला रहा था। आव्या रुद्र के बटन से खेल रही थी। सन्नाटा पूरी तरह से छाया हुआ था। तभी रुद्र कुछ याद करते हुए आव्या से पूछता है, कल तुमने सुबह कोई दवाई ली थी ना, मॉम से छुपाकर? कौन सी दवाई थी वो? रुद्र के सवाल से आव्या के रंग उड़ जाते हैं। वो थोड़ा डरते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र सवाल भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। आव्या थोड़ा हकला सी जाती है। आव्या के हकलाने से रुद्र को समझ आ जाता है कि उसने कुछ गलत किया। रुद्र बहुत सीरियस होकर कहता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। आव्या नर्वस होकर सिर झुका लेती है और बहुत ही मुश्किल से कहती है, रुद्र, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी। इतना बोलकर आव्या धीरे से अपना सिर ऊपर करती है। रुद्र इस वक्त उसे घूर कर देख रहा था। आव्या मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, मैं सिर्फ 25 ईयर्स की हूँ, अभी से मुझे बच्चे नहीं संभालने। रुद्र अब भी उसे बुरी तरह से घूर रहा था। वो आव्या से कहता है, एक डॉक्टर होकर बेवकूफ़ों वाले काम कर रही हो तुम, इससे पता है क्या होता है? आव्या सिर झुकाकर धीरे से कहती है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें भी प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए नहीं बोल पा रही थी, इसीलिए मुझे यही सही लगा। रुद्र एकदम से कहता है, कितने पिल्स लिए हैं तुमने? आव्या बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, 2। रुद्र सख्त आवाज़ में कहता है, फिर कभी मत लेना। आव्या धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। रुद्र और आव्या इस वक्त बैठे थे, इसीलिए रुद्र अब आव्या को पीछे से बेड पर लिटा देता है। रुद्र खुद भी लेट जाता है। आव्या फिर से उसके सीने में छुप जाती है। रुद्र आव्या के बालों में धीरे से हाथ फेरता है, फिर उसकी कमर को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही अब बहुत ही सुकून से अपने सपनों की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
स्टडी रूम। अभियान बाहर जाने के लिए स्टडी रूम का दरवाज़ा खोल चुका था। खोला तो उसने जाने के लिए ही था, लेकिन आदित्य था जो उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। दोनों के बीच बहस हो रही थी। अभियान शांति से जवाब दे रहा था तो वहीं आदित्य उस पर बारिश की तरह बरस पड़ा था। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए काव्या आदित्य को खोजते हुए यहाँ आ पहुंची थी। वहीं प्रज्ञा भी अभियान को खोजते हुए आ चुकी थी। अभियान भले ही शांति से जवाब दे रहा था, लेकिन आदित्य से जुबान लड़ाना छोड़ नहीं रहा था। इसी की वजह से आदित्य को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो अभियान को मारने ही जा रहा था। तभी काव्या आज जल्दी से आदित्य और अभियान के बीच खड़ी हो जाती है। आदित्य का हाथ एकदम से ही रुक जाता है। वहीं काव्या आदित्य को हैरानी से देखते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य अभियान को गुस्से से घूरते हुए कहता है, इससे कहो कि मुझसे जुबान ना लड़ाए। काव्या अभियान को देखती है और कहती है, अयान, आपने अपने पापा से जुबान लड़ाई? अभियान सीधा सा जवाब देता है, मैं बस जवाब दे रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, गलती उनकी है। आदित्य तुरंत चिल्लाता है, शट अप, जस्ट शट अप। आदित्य की इतनी तेज आवाज़ से प्रज्ञा भी एकदम से डर जाती है। वहीं बाकी सब भी स्टडी रूम के पास आ जाते हैं। रुद्र और आव्या जो सोने वाले थे वो भी वहां उठकर आ जाते हैं। आदित्य अपनी लाल आंखों से अभियान को देखकर कहता है, क्या गलती की है मैंने? बोलो, क्या गलती की है जो तुम मुझे बार बार ब्लेम करते जा रहे हो? काव्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। अभियान कहता है, गलती आपकी नहीं है पापा, गलती तो हम दोनों की है, या फिर भगवान की। आप दोनों की ज़िंदगी में कभी बच्चे होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि आप दोनों का हमसे कभी कोई मतलब ही नहीं था। ये सुनकर काव्या के ऊपर जैसे बिजली गिर जाती है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बह जाते हैं। सभी लोग हैरानी से अभियान को देखते हैं। वहीं आदित्य गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। अभियान कहता है, मैंने बचपन से बहुत से पेरेंट्स को देखा जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा हमेशा ये सोचता था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं हैं। कुछ औरतें तो बिना पति के भी अपने बच्चों को पाल लेती हैं और कुछ आदमी भी बिना पत्नी के बच्चों को पाल लेते हैं। फिर आप दोनों क्यों नहीं कर पाए? आप दोनों ने कभी हम पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? आप दोनों की सिचुएशन से तो यही समझ आएगा ना कि आप दोनों कभी पेरेंट्स बनने के काबिल ही नहीं थे। आदित्य फिर से गुस्से से अपना हाथ ऊपर करके चिल्लाता है, अयान। काव्या अब भी अभियान के बीच में ही थी। वो आदित्य को देखकर आंसू बहाते हुए नाव में सिर हिलाती है। आदित्य के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। अब तो आव्या की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रज्ञा अभियान के पास खड़ी होकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है ताकि अभियान शांत हो सके। अभियान अब काव्या को देखते हुए कहता है, मम्मा, आपको तो पता था ना कि मैं आपसे कितना ज़्यादा अटैच था। मुझे आपके साथ ही रहना अच्छा लगता था, फिर भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। मम्मा, यू इग्नोर्ड मी। काव्या तुरंत अभियान की ओर मुड़कर रोते हुए नाव में सिर हिलाती है। अभियान का बोला लास्ट लाइन उससे सबसे ज़्यादा इमोशनल था कि सभी की आंखों में अपने आप ही नमी आ गई। काव्या रोते हुए कहती है, नो नो अयान, आई डिडंट इग्नोर यू। अभियान कहता है, बोलने से कुछ नहीं होता मम्मा, आपने मुझे इग्नोर किया और पापा ने रैबिट को इग्नोर किया। आप दोनों को पता भी है आप दोनों की वजह से रैबिट और मैंने कितना कुछ सफ़र किया है। अभियान की बात सुनकर आव्या के आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं। उसे अपने बचपन से आज तक का सफ़र याद आने लगता है, जिसमें वो दुख और दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं था। वहीं विशाखा ये सब कुछ सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं आदित्य की हालत की वजह वो खुद भी थी। वहीं काव्या ने भी इतना कुछ सफ़र किया था और एकमात्र आदित्य को ही अपनी धड़कन मान लिया था, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा था। काव्या अपनी गलती को मानते हुए अभियान के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हमारी गलती थी, हमने ही आप दोनों पर ध्यान नहीं दिया, एक खुशी भरा बचपन नहीं दे पाए। हमारी वजह से आप दोनों को जितना सफ़र करना पड़ा, उसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए अयान, हमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। इतना बोलते बोलते काव्या रोते हुए नीचे घुटनों के बल गिर जाती है। काव्या की हालत देखकर आव्या दौड़कर उसके पास जाती है। आव्या तुरंत नीचे बैठकर काव्या को गले लगा लेती है। अभियान भी घुटनों के बल बैठता है। काव्या बुरी तरह से रो रही थी, उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभियान काव्या को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी मम्मा, मेरा आपको रुलाने का इरादा नहीं था। आव्या काव्या से अलग होकर अभियान को देखती है। वहीं काव्या की आंखें बंद थीं और उसके आंसू बिना रुके बस बहते जा रहे थे। काव्या रोते हुए धीरे से आंख खोलती है और झट से अभियान के गले लगकर रोने लगती है। आव्या भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसीलिए वो भी अभियान और काव्या के साथ गले मिल रही थी। आदित्य अपनी आंखें बंद करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। आदित्य गार्डन पर बेंच पर बैठा हुआ था। वो चुपचाप सामने की ओर देखता जा रहा था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। आदित्य के कानों में अपनी बीती जिंदगी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए वाइफी। मैंने जो कुछ भी सहा है वो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो मेरे बच्चे भी सहें। मिस्टर हस्बैंड, मुझे हमारे प्यार की निशानी चाहिए, हमें हमारा बच्चा चाहिए। आप दोनों की ज़िंदगी में कभी बच्चे होने ही नहीं चाहिए थे।
क्योंकि आप दोनों का हमसे कभी कोई मतलब ही नहीं था। आप दोनों कभी पेरेंट्स बनने के काबिल ही नहीं थे। ये आवाज़ें सुनते ही आदित्य कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। तभी उसके पास कोई बैठ जाता है। आदित्य अब भी बस सामने की ओर ही देख रहा था। उसे अंदाज़ा था कि उसके पास कौन बैठा है। इस वक्त आदित्य के साथ पृथ्वीराज बैठे हुए थे। पृथ्वीराज एक नज़र आदित्य को देखकर सामने देखते हुए कहते हैं, आपको याद है आदि, ऐसे ही एक रात आप अकेले बैठे हुए थे जब आपका और काव्या का झगड़ा हो गया था। उस दिन भी मैं आपको समझाने आया था और आज जो भी हुआ उसके लिए भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आदित्य चुपचाप सामने की ओर ही देख रहा था। पृथ्वीराज आदित्य के हाथ पर हाथ रखते हैं और कसकर पकड़ते हुए कहते हैं, जिस सिचुएशन से आप गुजरे हैं वही सिचुएशन अयान ने भी फेस की है। आपको तो पता है ना अकेलेपन का मतलब क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। उस वक्त हमने गलती की थी जिसकी वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। हम जानते हैं कि आपके लिए सबसे पहले काव्या इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी सिचुएशन हो गई थी उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अयान और प्रिंसेस ने भी तो बहुत कुछ सहा है। हम उनके अकेलेपन और दर्द को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। इतनी कम उम्र में अयान ने काव्या को संभाला और प्रिंसेस सिर्फ आपकी कंडीशन की वजह से आपसे दूर रही। पृथ्वीराज आदित्य को बहुत अच्छे से समझा रहे थे। वहीं आदित्य डिलीवरी के वक्त को याद करते हुए कहता है, जब दोनों की डिलीवरी हो रही थी आपको पता है उस वक्त वाइफी की हालत ऐसी थी कि कुछ देर के लिए तो वो होश में ही नहीं रही। डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें बच्चे और आपकी वाइफ में से सिर्फ एक को चुनना पड़ेगा। आपको तो पता है ना वाइफी बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसकी जान से ज़्यादा बच्चों की जान बचाना ज़रूरी है। और मैंने कहा था कि मुझे सब चाहिए, कुछ भी कीजिए पर मुझे सब चाहिए, क्योंकि मैं ना अपने बच्चों को खोना चाहता था और ना ही वाइफी को। इतना बोलते ही आदित्य पृथ्वीराज को देखता है और कहता है, और आज वही बच्चा मुझे और वाइफी से कह रहा है कि हम दोनों कभी पेरेंट्स बनने के काबिल ही नहीं थे। इतना कहते ही आदित्य की आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसे अव्यान की बात सीधे दिल पर लगी थी। आदित्य की हालत देखकर पृथ्वीराज आदित्य को गले लगा लेते हैं। आदित्य के आंसू बहते हुए उसके कंधे पर गिर जाते हैं। पृथ्वीराज आदित्य की पीठ पर हाथ रखते हैं। आव्या दूर खड़ी हुई आदित्य की हालत को देख रही थी और मुंह पर हाथ रखे रो भी रही थी। एक बार तब आदित्य की आंखों से आंसू बहे थे जब वो काव्या से दूर जा रहा था, और आज ये दूसरी बार है जब आदित्य का दिल अंदर से दुखा था। आव्या जब आदित्य की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख पाती तो वो दौड़कर घर के अंदर चली जाती है। काव्या कमरे में बेड पर बैठी थी और अब भी रो रही थी। श्रेष्ठा उसके साथ बैठी कंधे को पकड़कर उसे चुप करवा रही थी, उसे संभाल रही थी। अनन्या, सपना, प्रीत और सौरा भी उस कमरे में थी। काव्या और आदित्य दोनों को ही पता था कि अव्यान उनसे खफा है, लेकिन इस तरह से वो दोनों को बोलेगा इसके बारे में दोनों को ही अंदाज़ा नहीं था। प्रीत कहती है, आजकल के बच्चे भी ना सीधे मुंह पर सब कुछ बोल देते हैं, उन्हें ये बिल्कुल चिंता नहीं होती कि सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। काव्या रोते हुए कहती है, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने दिल की बात बताई है, इसमें कुछ गलत नहीं है। श्रेष्ठा काव्या की पीठ पर रब करते हुए कहती है, गलती किसी की भी नहीं है काव्या, गलती बस सिचुएशन की है। और जिस तरह तुम्हें दिल पर यह बात लगी है वैसे ही अयान और प्रिंसेस के भी दिल की बात कितने वक्त से जख्म दे रही है। और आज जो अयान ने किया वही सही था, वरना तुम सभी अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा घुटते रहते। अब जब अयान ने सब अंदर से निकाल दिया तो वो बस आज चोट पहुंचा रही है, अगर वो अंदर ही रखता तो हमेशा सबको चोट पहुंचाता रहता। काव्या श्रेष्ठा की बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वहीं अव्यान भी आज टूट चुका था, उसकी आंखें बंद थीं। प्रज्ञा उसे संभालने के लिए उसके गले लगे हुए थी और धीरे धीरे पीठ पर रब कर रही थी, अव्यान को अच्छा फील करवा रही थी। तभी आव्या अंदर आती है। अव्यान और प्रज्ञा वैसे के वैसे ही रहते हैं। उन्हें देखकर आव्या के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर हटकर जाने वाली थी, तभी उसकी आंखों के सामने आदित्य और काव्या के आंसू आते हैं। आव्या ये देखकर आगे बढ़ती है और कहती है, भाई आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको डैडा और मम्मा को हर्ट नहीं करना चाहिए था। प्रज्ञा आव्या को देखती है और फिर जल्दी से कहती है, इनका पापा और मम्मा को हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। आव्या जल्दी से कहती है, पर हुए तो है ना, आपको पता है भाई, आज मैंने पहली बार डैडा की आंखों में आंसू देखे। आपकी बातों से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। हमें चाहे जितनी भी तकलीफ़ हुई हो, पर हमें उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अव्यान अपनी आंखें खोलता है। आव्या हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसे चाहे जितना भी दर्द हो, लेकिन वो कभी अपनों को अपना दर्द बताकर हर्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए तो उसने आज तक ये कभी नहीं कहा कि वो आदित्य से खफा है। उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। आव्या की हर एक बातों को सुनकर अव्यान उसकी ओर मुड़ता है। आव्या की आंखों में अभी भी आंसू थे। अव्यान खड़ा होकर आव्या के पास जाता है तो आव्या फिर से रोते हुए कहती है, मैं डैडा और मम्मा को रोते हुए नहीं देख सकती। अव्यान आव्या के आंसुओं को साफ करता है। अव्यान आव्या को गले लगा लेता है। गार्डन में अब पृथ्वीराज और आदित्य चुपचाप से बैठे हुए थे। पृथ्वीराज को किसी की आहट सुनाई देती है तो वो मुड़कर देखते हैं, पीछे अव्यान खड़ा था। अव्यान को देखते ही पृथ्वीराज उठकर खड़े हो जाते हैं।
वो एक नज़र आदित्य को देखते हैं, फिर वहाँ से जाते हुए अव्यान के पास रुककर उसके कंधे को थपथपाते हैं। अव्यान एक टक बस आदित्य को देख रहा था जो बिल्कुल चुप था। पृथ्वीराज अब वहाँ से चले जाते हैं। अव्यान कुछ पल आदित्य को देखता है, फिर उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य अब भी सामने की ओर ही देख रहा था। अव्यान आदित्य को कुछ पल देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। अव्यान अपने दोनों हाथ से आदित्य के एक हाथ को थाम कर कहता है, आई एम सॉरी पापा। आदित्य अव्यान की ओर मुड़कर झटके से उसके गले लग जाता है। आदित्य कहता तो कुछ नहीं, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इस वक्त सब कुछ बयां कर रहे थे। बहुत देर तक दोनों बहुत ही शांति से गले लगे रहते हैं, फिर अलग होकर भी चुपचाप बहुत शांति से बैठे रहते हैं। अव्यान बीते वक्त को याद करते हुए कहता है, मम्मा को ठीक करने के लिए हमेशा हमने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, पर उनकी हालत कभी नहीं सुधरी। ऐसे ही एक बार हमने एक डॉक्टर से चेकअप करवाया था, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और डॉक्टर फील्ड में उसका नाम बहुत चर्चे पर था। डॉक्टर अच्छा है, हमने ये सोचकर मम्मा को उनके पास दिखाया, लेकिन उस डॉक्टर की गलत नज़र मम्मा पर गई। एक दिन हॉस्पिटल में मम्मा को हमने अंश के साथ छोड़ दिया था। रूम के अंदर मैं डॉक्टर मम्मा को चेक कर रहे थे। अंश बाहर था और बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, पर जब बहुत देर तक डॉक्टर नहीं आया तो अंश ने अंदर जाकर देखना सही समझा। अंश अंदर गया क्योंकि डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। अंश ने जब अंदर जाकर देखा तो बोलते हुए अव्यान एकदम से रुक जाता है। वहीं आदित्य का दिल बहुत तेज़ी से धड़क उठा। अव्यान कुछ पल रुककर कहता है, वो डॉक्टर मम्मा को अपना बनाने में लगा था। वो मम्मा के हाथ पर अपना नाम लिख रहा था। मम्मा के हाथों से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मम्मा को किस भी कर रहा था। आदित्य ने जैसे ही ये सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कसकर अपनी मुट्ठी कस ली। अव्यान अपने ही बीते दिनों में खोया हुआ कहता है। अंश ने जब ये सब देखा तो उसने सबसे पहले तो मुझे, दर्श अंकल और मॉम को इन्फॉर्म किया। फिर उसने डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, बट वो डॉक्टर पागलों की तरह कह रहा था कि मम्मा सिर्फ उसकी है, मम्मा को वो अपना बनाकर रहेगा। वो उस पर मार्क कर रहा था कि वो उसकी है। अंश ने बहुत देर तक उसे संभालने की कोशिश की। इस वक्त से उसने अंश पर भी अटैक किया। अंश के कंधे पर उसने कैंची घुसा दिया था। दर्श अंकल पुलिस को लेकर आए और हम सभी वहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद से हमने कभी भी मम्मा का इलाज हॉस्पिटल में नहीं करवाया। मम्मा के हाथ पर जो नाम लिखा था उसका भी हमने सर्जरी करवा दिया। अव्यान की बात खत्म होते ही आदित्य की बहुत ही ज़्यादा सर्द आवाज़ आती है। नाम क्या था? अव्यान काव्या के हाथों पर लिखे नाम को याद करते हुए कहता है, आयुष्मान माथुर। नाम सुनते ही आदित्य अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें डार्क रेड हो चुकी थीं। अगली सुबह सुहानी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों के सामने रेड लाइट दिखती है। रेड लाइट्स देखकर सुहानी चारों तरफ देखती है। पूरा कमरा ही रेड लाइट से रोशन हुआ था। सुहानी तुरंत उठकर बैठ जाती है। वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा भयानक नज़र आ रहा था कि लोग उस कमरे में आने तक से डर जाएं। सुहानी अपने आप को एक अनजान कमरे में पाकर एक पल के लिए डर जाती है। वो अपने पैर ज़मीन पर रखती है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और उसमें से द्रांश एक टॉवल में बाहर आता है। उसकी बॉडी उस रेड कलर की लाइट में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। सुहानी उसे एकटक देखने लगती है। द्रांश अपने बालों को एक हाथ से रब करता है, जिससे पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर आ जाती हैं। सुहानी की नज़र ही उससे नहीं हट पा रही थी। द्रांश की भी नज़र सुहानी पर जाती है और वो सुहानी की ओर बढ़ जाता है। सुहानी को इस बात की ज़रा भी खबर नहीं थी। वो तो बस उसी में खोई हुई थी। द्रांश सुहानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुहानी को एकदम से ही होश आता है और वो जल्दी से अपना सिर झुका लेती है। द्रांश उसके झुके हुए चेहरे को देखकर एकदम सीरियस आवाज़ में कहता है, लुक एट मी। सुहानी अपनी नज़रें ऊपर करती है। द्रांश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम से अपनी नज़रें मत झुकाना, गॉट इट? सुहानी जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। द्रांश उसे फिर से कहता है, और एक बात, मुझे तुम्हारे मुंह से जवाब चाहिए, डंप नहीं हो तुम। सुहानी फिर से हाँ में सिर हिलाती है तो द्रांश उसे घूरने लगता है। द्रांश की घूरती नज़रों को देखकर सुहानी हकलाते हुए कहती है, ओके सर। द्रांश फिर एक बार सीरियस वॉइस में कहता है, सर नहीं, द्रांश। सुहानी एकटक उसे देखती है। द्रांश उससे कहता है, बोलो। सुहानी अचानक से ही कहती है, मुझसे नहीं बोला जाता, आपका नाम बहुत अजीब है। द्रांश की एकदम से भौहें चढ़ जाती हैं और वो घूरते हुए सुहानी को देखता है। सुहानी चुप होकर जल्दी से नज़रें झुका लेती है। द्रांश उसे बुरी तरह से घूर रहा था। सुहानी ने फिर से नज़रें झुका ली थी। ये देखकर द्रांश बहुत ही सख्ती से कहता है, मैंने अभी कहा था ना कि नज़रें मत झुकाना। सुहानी जल्दी से अपनी नज़रें उठा लेती है। जितना सुहानी को पहले द्रांश से डर लगता था, अब उतना ज़्यादा तो नहीं लगता, लेकिन अभी भी उसके अंदर थोड़ा डर था। वो अब फिर से द्रांश को देखती है। द्रांश उसे देखते हुए फिर टाल देता है। सुहानी टाल पकड़ लेती है। द्रांश सुहानी के बगल में बैठकर कहता है,
पोंछो। सुहानी उसकी बात को समझते हुए टॉवल से द्रांश की गीली पीठ को पोंछती है। द्रांश चुपचाप बैठा हुआ था। सुहानी उसकी गीली पीठ को पोंछकर सुखा देती है, फिर अपने हाथ रोककर कहती है, हो गया। द्रांश अब कहता है, मेरे बाल भीगे हैं। सुहानी द्रांश के बालों को पोंछते हुए सुखाने लगती है। बाल सूखने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे ही द्रांश के बाल सूख जाते हैं, सुहानी अपना हाथ रोककर कहती है, हो गया। द्रांश अब टॉवल लेकर अपने चेहरे को पोंछते हुए कहता है, कबर्ड से मेरे कपड़े ला दो। सुहानी चारों ओर नज़र घुमाती है। कमरे में रेड कलर की लाइट होने की वजह से उसे सही से पता नहीं चल पाता कि कबर्ड कहाँ है। कुछ पल वो अच्छे से देखने की कोशिश करती है, फिर धीरे से बड़बड़ाती है, कबर्ड कहाँ है। द्रांश उसे इशारा करता है तो सुहानी जल्दी से जाकर उसके लिए कपड़े लाने लगती है। कबर्ड में इतने सारे कपड़े तो थे, लेकिन ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कपड़ों का कलर क्या है। इसीलिए सुहानी कोई भी कपड़ा उठाकर द्रांश के पास चली जाती है। सुहानी द्रांश की ओर कपड़े बढ़ा देती है। द्रांश कपड़ों को देखकर कहता है, पहनाओ मुझे। सुहानी पहले तो हैरान हो जाती है, फिर चुपचाप द्रांश के पास खड़ी होकर उसे शर्ट पहनाने लगती है। सुहानी अब शर्ट के बटन को एक एक करके लगा रही थी, वहीं द्रांश उसके मासूम चेहरे को एकटक देख रहा था। सुहानी थोड़ी दूर खड़ी थी। द्रांश झटके से ही सुहानी की कमर पर हाथ रखकर करीब खींच लेता है, जिससे सुहानी का एक हाथ द्रांश के कंधे पर आ जाता है और वो द्रांश के चेहरे के करीब झुक जाती है। द्रांश और सुहानी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सुहानी की मासूम सी आंखें तो वहीं द्रांश की इमोशनल आंखें। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, तभी द्रांश का फ़ोन रिंग होता है, जिससे दोनों का ध्यान भंग हो जाता है। सुहानी तुरंत द्रांश के कंधे से हाथ हटा लेती है। द्रांश उसे फ़ोन देने का इशारा करता है। सुहानी फ़ोन द्रांश को देती है। द्रांश अब फ़ोन पर बात करता है, वहीं सुहानी उसकी शर्ट के बटन लगाने लगती है। सुहानी का उसे बटन लगाना हो जाता है। द्रांश उसे देखते हुए कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। सुहानी जल्दी से वॉशरूम चली जाती है, वहीं द्रांश अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। सुहानी वॉशरूम में जाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसमें स्विमिंग पूल भी मौजूद था। सुहानी का चेहरा एकदम से खिल जाता है। उसका हमेशा से मन था कि वो स्विमिंग पूल में नहाए, लेकिन कभी उसकी सौतेली माँ ने उसे ये इजाज़त नहीं दी थी। स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, जो सुहानी को कभी भी नहीं दिए जाते थे। आज फाइनली सुहानी को स्विमिंग पूल में नहाने का मौका मिल चुका था। वो जल्दी से स्विमिंग पूल में उतर जाती है। वो थोड़ा गहरा था, पर सुहानी के लिए परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि उसे तैरना आता था। सुहानी को जब स्विमिंग पूल में जाने का मौका नहीं मिला तो वो छोटे छोटे तालाब में अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती थी। सुहानी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर तैरते हुए इधर से उधर जा रही थी। सुहानी अपनी खुशी को चिल्लाकर दिखाना तो चाहती थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। वो अपने कपड़ों में ही स्विमिंग कर रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, ऐसा सुकून जो उसे ज़िंदगी में आज तक नहीं मिला। 2 घंटे बीत जाते हैं, इसके बावजूद सुहानी बाहर नहीं आती। द्रांश एक नज़र वॉशरूम की ओर देखता है, फिर टाइम देखता है। द्रांश पूरी तरह से रेडी होकर खड़ा था। द्रांश को जब कुछ करने के लिए नहीं मिलता तो वो सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगता है, और 1 घंटे ऐसे ही बीत जाता है। द्रांश ने सिगरेट की पूरी पैकेट खत्म कर ली, पर अब भी सुहानी बाहर नहीं निकली थी। द्रांश अब वॉशरूम के पास जाता है और वॉशरूम का गेट ओपन करता है। सुहानी ने स्विमिंग पूल के चक्कर में गेट भी लॉक नहीं किया था। द्रांश अंदर आकर देखता है तो भौहें चढ़ जाती हैं। सुहानी पानी में खेल रही थी किसी बच्चे की तरह। द्रांश उसे देखकर अपने हाथ सीने पर बांध लेता है। सुहानी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि द्रांश यहाँ आ चुका है और उसे ही देख रहा है। सुहानी तो बस अपनी मौज में थी। द्रांश बस उसे घूर कर देखे जा रहा था। खेलते खेलते सुहानी की नज़र अचानक ही द्रांश पर चली जाती है। द्रांश को देखते ही वो एकदम से जम जाती है। उसके हाथ अपने ही आप रुक जाते हैं। द्रांश उसे घूरते हुए बुलाता है, कम हेयर। सुहानी जल्दी से स्विमिंग पूल से निकलकर द्रांश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। द्रांश सुहानी की हालत देखता है। सुहानी के कपड़े भीगे हुए थे, जिससे उसकी परफेक्ट फिगर बहुत अच्छे से दिख रहा था। सुहानी की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके होंठ गीले थे, जो द्रांश को अट्रैक्ट कर रहे थे। द्रांश उसे गौर से देखने के बाद उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसे उस रात की याद आ जाती है जब उसने सुहानी के साथ ज़बरदस्ती की थी। भले ही सुहानी ने कोई विरोध नहीं किया था, फिर भी उसने ज़बरदस्ती तो की थी। द्रांश अपने हाथ पीछे करके कहता है, 5 मिनट में रेडी होकर बाहर आओ। इतना बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है। सुहानी द्रांश को जाते हुए देखती रहती है। सुहानी अब वॉशरूम से एक कबर्ड को खोलती है, जिसमें उसके लिए कपड़े रखे गए थे। सुहानी एक ड्रेस निकालती है और जल्दी से चेंज कर लेती है। सुहानी बेडरूम में जाती है तो उसकी नज़र द्रांश पर जाती है, जो उसी का इंतज़ार कर रहा था। सुहानी जल्दी से अपने बाल सुखाती है और पूरी तरह से तैयार होकर द्रांश के सामने खड़ी हो जाती है। द्रांश एक नज़र उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। सुहानी भी चुपचाप उसके पीछे जाने लगती है। रूम के बाहर आते ही चारों तरफ रोशनी दिखती है।
सुहानी को रूम के अंदर की रेड लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसने द्रांश से कुछ नहीं कहा। पर अब रोशनी देखकर उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। सुहानी पूरे घर को देख रही थी जो बहुत ही बड़ा था और ये नया सा घर था। सुहानी पूछना तो चाहती थी कि द्रांश उसे कहाँ लेकर आया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। द्रांश बैठता है और सुहानी को भी बैठने का इशारा करता है। उनके बैठते ही एक मेल सर्वेंट आकर उन्हें नाश्ता सर्व करता है। सर्वेंट नाश्ता सर्व करके साइड में खड़ा हो जाता है। द्रांश अपनी उंगली के इशारे से उसे वहाँ से जाने को कहता है। सर्वेंट तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। सुहानी नाश्ते को देखती है, सब हरी हरी दिख रही थी। सुहानी वो सब कुछ देखकर कहती है, बिना पके हुए सब्जियां हम कैसे खाएं? इतना बोलकर वो द्रांश को देखती है जिसने खाना शुरू कर दिया था। सुहानी उसे हैरान होकर देखती है। द्रांश को खाते हुए देखकर सुहानी भी अब खाने लगती है। उसे खाने में ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि हमेशा ही उसने पके हुए सब्जी ही खाई थी। सुहानी जब देखती है कि द्रांश ग्लास से हरे रंग का जूस पी रहा है, सुहानी के सामने भी वही रखा हुआ था। सुहानी ग्लास लेकर धीरे से नाक से सूंघती है। सूंघते ही उसे वॉमिटिंग जैसा लगता है। वो तुरंत ही पीछे हो जाती है। उस ग्लास में करेले का जूस था जो द्रांश चुपचाप पी रहा था। सुहानी ग्लास को खुद से बहुत ज़्यादा दूर करती है और मुंह बिगाड़ते हुए खाने लगती है। द्रांश अपना नाश्ता खत्म करके सुहानी को देखते हुए कहता है, ये मेरा घर है जिसमें मैं हमेशा से रहता आया हूँ और अब तुम भी यहीं रहोगी। सुहानी धीरे से सिर हिलाती है। द्रांश उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी जुबान सही सलामत है और अगर तुम चाहती हो कि ये ऐसे ही सलामत रहे तो मुझे जवाब दो। सुहानी जल्दी से कहती है, मैं समझ गई सर, मुझे यहीं रहना है। इतना बोलकर वो फिर मन में कहती है, और कच्ची सब्जियां हरदम खाना है। द्रांश धीरे से कहता है, गुड। और हाँ, मुझे सर मत बुलाओ। सुहानी तुरंत कहती है, आपका नाम मैं बोल नहीं पाती। इतने सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, फिर भी आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम ही रखना था। मेरा नाम देखिए कितना सिंपल है, सुहानी। इतना बोलते ही सुहानी द्रांश को देखती है जो उसे घूर रहा था। सुहानी ने ये दूसरी बार उसके नाम पर कमेंट किया था। सुहानी बिल्कुल चुप हो जाती है और जल्दी से सिर झुका लेती है। वैसे तो सुहानी का मुंह बहुत चलता था, लेकिन सिचुएशन की वजह से वो चुप रहती है। द्रांश सुहानी से कहता है, टेल मी, आई वॉन्ट टू हियर माई नेम फ्रॉम योर माउथ। सुहानी सिर झुकाए हुए धीरे से कहती है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं गलत बोल दूंगी, फिर मत कहिएगा कि मैंने गलत नाम लिया। द्रांश उसे गौर से देखते हुए कहता है, इट डजेंट मैटर, यू जस्ट से। सुहानी अपनी आंखें बंद करती है। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसे डर था कि कहीं वो गलत ना बोल दे। उसे सच में द्रांश का नाम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। सुहानी अपनी मुट्ठी कस लेती है और बोलने की कोशिश करती है, दारी। इतना बोलते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। द्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, दारी। सुहानी को समझ आ चुका था कि उसने बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। वो समझते ही उसकी आंखों से अपने आप आंसू बह जाते हैं। वो आंखों में नमी लिए सिर उठाकर द्रांश को देखते हुए कहती है, मैंने कहा था कि मैं नहीं बोल पाऊंगी। इतना कहते ही वो रोने लगती है। उसे अंदर से लग रहा था कि उसने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया। सुहानी रोने लगती है, जिसे देखकर द्रांश कहता है, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी रोते हुए कहती है, मैंने आपका गलत नाम लिया। मैंने कहा था ना, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। इस पर द्रांश कहता है, हाँ तो मैंने कुछ कहा या फिर मैंने तुम्हें डांटा? सुहानी आंसू भरी आंखों से उसे देखती है। द्रांश कहता है, बोलो, क्या मैंने तुम्हें डांटा? सुहानी नाम में सिर हिलाती है। द्रांश अब खड़ा होता है और सुहानी के पास चला जाता है। सुहानी बस उसे देख रही थी। द्रांश सुहानी के पास जाकर टेबल पर बैठता है जहाँ नाश्ता था। उसे हटाकर वो बैठ गया। द्रांश की लंबी टांगें जमीन पर थी। वो सुहानी के चेहरे के करीब झुककर कहता है, सीरियसली यू आर अ लिटिल लैम्ब। सुहानी अब सुबकते हुए नजरें झुका लेती है। द्रांश अपनी पॉकेट से रुमाल निकालता है और उसके सामने कर देता है। रूहानी रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछती है। द्रांश कहता है, लुक एट मी। सुहानी सिर उठाकर उसे देखती है। द्रांश सुहानी के होंठों को देखते हुए कहता है, द्रांश से आर हटाओ और बोलो। सुहानी सारे लेटर्स को एक एक करके बोलती है, DANSH, दांश। उसके इतना बोलते ही द्रांश कहता है, या कॉल मी दांश। सुहानी हैरानी से अपनी पलकें झपकाते हुए द्रांश को देखती है। द्रांश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहानी जल्दी से नाम में सिर हिलाती है। द्रांश कुछ पल सुहानी को देखता है, फिर अपना फ़ोन उठाकर वहाँ से चला जाता है। द्रांश अब उस पैलेस से निकल जाता है। वहीं सुहानी उसे जाते हुए एकटक देखती रहती है। कल के बहुत इमोशनल मोमेंट के बाद काव्या, आदित्य, अव्यान और आव्या एक दूसरे के साथ स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। चारों एक साथ काफ़ी अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। वैसे आए तो रुद्र और प्रणया भी थे, लेकिन दोनों अलग से बैठे हुए थे। सभी साथ में ही बैठे थे, लेकिन जब आदित्य और अव्यान कुछ दूरी पर बात करने के लिए चले गए तो काव्या और आव्या भी कुछ देर बाद उनके पास चले गए। चारों साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। प्रणया चारों ओर देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं रुद्र तो बस अपने फ़ोन में बिजी था। प्रणया उन्हें मुस्कुराते हुए देख ही रही थी, तभी उसे कुछ स्मेल आती है।
और एकदम से ही उसे वॉमिटिंग जैसा लगता है। प्रज्ञा खड़ी होकर एक साइड में वॉमिटिंग करती है और अपने मुंह को साफ करके फिर से चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र अपने फ़ोन में बिजी होते हुए कहता है, क्या अव्यान को ये पता है? रुद्र ने इतना अचानक सवाल किया। प्रज्ञा को तो समझ ही नहीं आया कि रुद्र क्या कह रहा है। प्रज्ञा रुद्र को कंफ्यूज्ड होकर देखती है, फिर उसी एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रुद्र भी उसी तरह से बिजी होकर जवाब देता है, आप प्रेग्नेंट है ना? रुद्र सीधे ये सब बता देता है, जिससे प्रज्ञा हैरान होकर रुद्र को देखती है। प्रज्ञा एकदम से कहती है, आपको कैसे पता? रुद्र अपने फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए कहता है, प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, स्पेशली बिहेवियर, एंड आई गेस आपकी प्रेगनेंसी को बस 1 महीना हुआ है। प्रज्ञा आंखें फाड़े उसे देखने लगती है, क्योंकि उसने चेकअप करवाया था और सुबह ही उसे रिपोर्ट मिली थी जिसमें साफ लिखा था कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। प्रज्ञा बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो कहती है, आप जादू टोना तो नहीं करते हैं ना? रुद्र तिरछा मुस्कुराता है। प्रज्ञा ने सवाल ही बेवकूफ़ी वाला जो किया था। रुद्र नॉर्मल सा जवाब देता है, ये सब देखने के लिए जादू टोने की ज़रूरत नहीं, बस मेरी नज़र ही काफ़ी है। बाय द वे, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। प्रज्ञा एक पल के लिए चुप हो जाती है। वो अपनी नज़रें झुका लेती है और धीरे से कहती है, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पोयम ममा और पापा की तरह वो भी अपने बच्चे को नज़रअंदाज कर देंगे। रुद्र अचानक ही कहता है, कहाँ से खोज कर निकाला है आपने ऐसे नमूने पति को? दुनिया में इतने टैलेंटेड लड़के थे, लेकिन आपको इस मंदबुद्धि इंसान से ही शादी करनी थी। प्रज्ञा नासमझी में रुद्र को देखती है। रुद्र की बात उसे समझ नहीं आई थी। उसे ये समझ नहीं आया कि रुद्र ने उसके पति को नासमझ कहा था, मंदबुद्धि कहा था, उसकी बेइज्जती कर रहा था। बेस्ट फ्रेंड भले तारीफ करें या ना करें, लेकिन बेइज्जती भर भर कर करते हैं। बेस्ट फ्रेंड का एक तरह से मतलब ही होता है बेइज्जती करने वाला। प्रज्ञा समझ नहीं पाई थी कि जब उसे समझ आया तो वो रुद्र को घूर कर देखती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उसे भी पता था अगर उसने अव्यान की साइड लेकर कुछ कहा तो रुद्र अव्यान की और ज़्यादा बेइज्जती करेगा। इसीलिए प्रज्ञा को रुद्र को कुछ ना बोलना ही सही लगता है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है, जो अब बहुत ही खुश था। अव्यान के चेहरे में खोए हुए प्रज्ञा कहती है, कितने खुश हैं वो, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहती मैं। रुद्र अपनी नज़रें उठाकर अव्यान को देखता है और फिर फ़ोन को टेबल पर रखकर कहता है, लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है, पहले तो बिना मतलब के बातें छुपाती हैं और जब गलत फहमियाँ पैदा होती हैं तो दोष लड़के को ठहराती हैं। सिर्फ वही नहीं, पूरी फैमिली लड़के को ही गलत ठहराती है। अभी की सिचुएशन देख लो, अव्यान को कुछ पता भी नहीं है। सच्चाई पता होने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा ये पता नहीं, पर आपने खुद मान लिया कि वो बच्चा चाहता ही नहीं। उसे पता चलेगा तो वो दुखी हो जाएगा। सब कुछ आपने अपने साइड से ही सोच लिया। प्रज्ञा रुद्र की बातों को बहुत गौर से सुनती है। उसे रुद्र की बात सही लग रही थी। अव्यान भी अब वहाँ आ जाता है। वहाँ आकर अव्यान दोनों को देखते हुए पूछता है, क्या बातें चल रही हैं? रुद्र अव्यान को देखते हुए कहता है, तुम्हारी वाइफ। वो इतना ही कहता है कि प्रज्ञा तुरंत उठकर अव्यान के पास जाकर कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। इतना बोलकर वो रुद्र को देखकर नाम में सिर हिलाती है। रुद्र को प्रज्ञा की हरकत से गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ नहीं कहता। आव्या अब रुद्र को बुलाती है। रुद्र उस ओर देखता है और उधर चला जाता है। आव्या इस वक्त रेलिंग से सटकर खड़ी थी। रुद्र उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। आव्या जल्दी से उसके करीब होकर कहती है, चलो सेल्फी लेते हैं। वहीं प्रज्ञा भी अव्यान से सटकर खड़ी होकर कहती है, चलिए ना, हम भी सेल्फी लेते हैं। आपके साथ मेरी भी एक सेल्फी फ़ोटो होनी है। प्रज्ञा फ़ोन को पकड़कर सेल्फी लेने की कोशिश करती है, पर वो ले नहीं पा रही थी। अव्यान का चेहरा ही फ़ोन में नहीं दिख रहा था। प्रज्ञा सिर उठाकर अव्यान को मुंह बनाकर देखते हुए कहती है, आप लीजिए ना, मुझसे नहीं हो रहा। अव्यान फ़ोन लेता है और ख़ुद सेल्फी क्लिक करता है। सभी ने काफ़ी सारी सेल्फी क्लिक कर ली थी। अब तक रात हो चुकी थी। आदित्य, काव्या, अव्यान, प्रज्ञा, रुद्र और आव्या साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद काव्या चारों की ओर टिकट बढ़ाते हुए कहती है, ये आप चारों के लिए हनीमून टिकट्स हैं, मेरे और मिस्टर हस्बैंड की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आदित्य कहता है, सारा इंतज़ाम हो चुका है, बस तुम लोगों को वहाँ पहुँचना है 1 मंथ के लिए, लेकिन तुम लोग चाहो तो घटा बढ़ा सकते हो। आव्या जल्दी से टिकट लेती है। वो टिकट माउंट आबू की थी। ये देखते ही आव्या खुश हो जाती है। प्रज्ञा भी टिकट देखकर उतनी ज़्यादा खुश नहीं होती। काव्या प्रज्ञा के एक्सप्रेशंस को नोटिस करके धीरे से उससे कहती है, प्रज्ञा आप खुश नहीं हो? काव्या के ये सवाल करते ही प्रज्ञा जल्दी से कहती है, नहीं पोयम मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। इतना बोलते हुए वो अपने होठों पर मुस्कुराहट बिखेर लेती है, जिससे सभी समझ जाएं कि वो कितनी खुश है। सिंघानिया विला। अव्यान और प्रज्ञा कमरे में आकर चेंज करते हैं और लेट जाते हैं। प्रज्ञा सोच में डूबी हुई थी। अव्यान उसके हाथ को पकड़कर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें रुद्र ने कुछ कहा? प्रज्ञा अव्यान को देखकर नाम में सिर हिलाती है। अव्यान उसे बहुत गौर से देखते हुए कहता है, तो तुम परेशान क्यों हो? प्रज्ञा अव्यान को हक करके कहती है, थकावट सी लग रही है और मुझे नींद भी आ रही है।
अव्यान प्रणय के माथे पर किस करता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सो जाओ। वहीं रुद्र और आव्या के कमरे में। रुद्र आव्या के चेहरे को किस कर रहा था। वहीं आव्या अपनी आंखें बंद किए हुए उसे रोकते हुए कहती है, किससे आगे मत बढ़ना, मैं थक चुकी हूँ। रुद्र किस करते हुए ही कहता है, मैं तुम्हें और अच्छे से थका देता हूँ, नींद अच्छी आएगी। आव्या अपनी आंखें खोलकर उसे घूरती है। रुद्र अब आव्या के लिप्स को किस करने लगता है। आव्या उसे छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर रुद्र तो रुद्र था, वो बहुत ही पैशनेटली उसे किस कर रहा था। 15 मिनट बाद रुद्र आव्या के लिप्स को छोड़ता है। आव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सांसें नॉर्मल होते ही आव्या रुद्र के सीने पर जोर से पंच करके कहती है, पागल हो तुम, अब सोने दो मुझे। रुद्र आव्या के हाथों को पकड़कर किस करता है, फिर कहता है, यू नो वॉट, तुम जब सोती हो तो उस वक्त तुम्हें प्यार करने में और मज़ा आता है। तुम्हारी आवाज़ उस वक्त माहौल को और ज़्यादा इंटेंस बना देती है। उस वक्त तुम स्ट्रगल भी नहीं करती हो। आव्या उसे अपनी आंखें छोटी करके देखती है। आव्या कहती है, एक बात बताओ, तुम बचपन से ही ऐसे बेशर्म हो या इसकी कोई डिग्री ली है तुमने? रुद्र कहता है, तुम्हें जब से देखा है तब से। आव्या कहती है, ओ हो, अपनी ये फिल्मी डायलॉग किसी और को जाकर सुनाना, अब मुझे सोने दो। बोलते ही आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने के कुछ वक्त बाद ही आव्या को अपनी कमर पर रुद्र के ठंडे हाथ रेंगते हुए महसूस होते हैं। आव्या रोनी जैसी आवाज़ निकालकर रुद्र को देखकर कहती है, मत करो ना ऐसे, मुझे सोना है, प्लीज़ परेशान मत करो। आव्या फिर आंखें बंद करती है। उसे फिर से रुद्र का हाथ फील होता है। आव्या अपनी आंखें खोलती है और रुद्र के गाल को पकड़कर खींचते हुए कहती है, रुद्र, मेरा प्यारा हस्बैंड, मेरा प्यारा हबी, मेरा प्यारा बाबू, मेरा प्यारा सोना, प्लीज़ मत करो ना ऐसे, मुझे बहुत नींद आ रही है। बोलते हुए आव्या अपना मासूम सा चेहरा बना लेती है। रुद्र आव्या की नाक से नाक रब करते हुए कहता है, मुझे नहीं आ रही ना बेबी गर्ल। आव्या कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या करना है तुम्हें? रुद्र के होंठों पर एकदम से ही तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। आव्या उसके इरादों को समझकर उसे घूरते हुए कहती है, सोचना भी मत, नींद नहीं आ रही ना तो चलो हम दोनों लूडो खेलते हैं। इतना बोलकर आव्या टेबल से अपना फ़ोन लेती है। अब दोनों ही लूडो खेलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी रात हो चुकी थी। सुहानी बेड पर सोई हुई थी, द्रांश भी उसी बेड पर सोया था, पर दोनों के बीच दूरियां थी। सुहानी अपने पेट को पकड़ती है। उसके पेट में भूख की वजह से चूहे कूद रहे थे। सुहानी अपनी आंखें खोलती है और सिर घुमाकर द्रांश को देखती है, जो अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखकर सो रहा था। सुहानी उठकर उसके करीब जाती है और उसके सीने में नाखूनों से रब करने लगती है ताकि द्रांश उठ जाए। सुहानी बहुत ही धीरे से बुलाती है, दंश दंश। नाम बुलाते बुलाते वो लगातार उसे रब करती जा रही थी। द्रांश अपनी आंखें खोलता है। सुहानी थोड़ा डर कर पीछे हो जाती है। द्रांश उसे वैसा ही लेटा हुआ इशारे से पूछता है। सुहानी धीरे से कहती है, वो मुझे भूख लग रही है। द्रांश उठकर बैठ जाता है और अपना फ़ोन उठाकर एक कॉल करता है। कॉल के कुछ 30 मिनट में ही रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। द्रांश सुहानी को देखकर कहता है, जाओ। सुहानी जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलती है। सामने एक सर्वेंट एक ट्रे लेकर खड़ा था। सुहानी ट्रे लेती है और बेड पर आ जाती है। खाने में नान और मटर पनीर था, जिसे देखते ही सुहानी के मुंह में पानी आ जाता है। सुहानी जल्दी से खाना खत्म करती है और प्लेट लेकर जाने लगती है। तभी द्रांश उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? सुहानी प्लेट को दिखाते हुए कहती है, इसे किचन में ले जाने के लिए। द्रांश उसे तुरंत मना करते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे टेबल पर ही रख दो और चुपचाप बेड पर आओ। सुहानी ट्रे को टेबल पर रखती है। अब वो बेड पर जाकर खुद से कंबल को कवर करके लेट जाती है। सुहानी द्रांश को पीट करके लेटी थी। द्रांश उसे एक नज़र देखता है, फिर कुछ सोचकर सुहानी को बुलाता है, सुनो। सुहानी द्रांश की ओर मुड़कर उसे देखती है। द्रांश कहता है, इधर आओ। सुहानी एक पल के लिए तो सोच में पड़ जाती है, फिर द्रांश के पास आकर लेट जाती है। द्रांश सुहानी के मासूम चेहरे को देखता है, फिर उस रात को सोचते हुए कहता है, उस रात तुम्हें कितना दर्द हुआ था जब मैं तुम्हारे साथ वो सब कर रहा था। सुहानी द्रांश की बातों को समझते ही सिर झुका लेती है। सुहानी कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, बहुत दर्द हो रहा था, मुझे जितना दर्द हो रहा था आप उतना ही मेरे साथ वो सब कर रहे थे। बोलते हुए सुहानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। द्रांश सुहानी की आंसुओं को पोंछकर उसे गले लगा लेता है। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। द्रांश अपनी लाल आंखों से सामने देखते हुए कहता है, रुद्र सूर्यवंशी, एक गलती कम थी जो तुमने दूसरी गलती करके तुम्हें और ज़्यादा तड़पाकर मारने का न्योता दे दिया। एक मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाकर तुमने मेरे पास भेजा, उसे तकलीफ़ दी। अब तुम्हारी इस गलती की सज़ा तुम्हारी प्यारी बेबी गर्ल को मिलेगी। जो तुमने इसके साथ किया वही अब तुम्हारी बेबी गर्ल के साथ होगा। टू बी कंटिन्यूड।